नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक आंकड़े या स्रोत ऐसे स्रोत या आंकड़े होते हैं जिसमें किसी भी चीज की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आत्मकथाएं कैसी होती हैं, ये भी प्राथमिक आंकड़े होती हैं। किसी की डायरी, ये भी प्राथमिक आंकड़े होते हैं, है ना। आंखों देखा भूकंप का वर्णन करना, वो भी प्रत्यक्ष आंकड़ा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर बात करी गई है मौसमी उपकरण के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, क्योंकि ये मौसम की जानकारी यहाँ पर प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर पर उनके उपकरण के द्वारा प्राप्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। विश्व का मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, विश्व का यहाँ पर भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब जो होती है ना, ग्लोब पर हम लोग महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शा सकते हैं, जो कि सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों का दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष में एक बार सूर्य जो होता है वो कम से कम सीधा चमकता है। चलिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये रही ग्लोब यानी कि पृथ्वी, बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि 0 अक्षांश पर स्थित होती है। ऊपर की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। और इसके नीचे होती है रेखा मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा, बीच वाली को बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की जो सर्वाधिक ऊष्मा होती है ना, प्रकाश, वो सर्वाधिक प्रकाश कहाँ पर पड़ता है? ये बीच वाले क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। इसलिए जो सूर्य होता है वर्ष में कम से कम एक बार सीधा इसके सिर के ऊपर चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जलवायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आखिर जैव मंडल होता क्या है। चलिए आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैव मंडल में मानव या जीव जंतु जो होते हैं उनको रहने के लिए सभी अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, वो होता है जैव मंडल। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपका जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उसी के साथ स्थल भी पाया जाता है और उसी के साथ हवा भी पाई जाती है। जहाँ पर 3 चीजें पाई जाती हैं, हवा भी होनी चाहिए, स्थल भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर होगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, जो कि जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन हो जाएंगे। कैसे कथन हो जाएंगे? सबसे उपयुक्त कथन आपसे यहाँ पर पूछा है। सबसे उपयुक्त कथन तो यहाँ पर सारे के सारे राइट दिए ही गए हैं जैव मंडल के बारे में, परंतु आपको सबसे उपयुक्त वाला कथन चुनना है ना, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड विकल्प हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। जैसे वर्तमान में जो समय चल रहा है, जैसे हम लोग 2024 हो गया, 2025 हो गया, 2026 हो गया, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एडी, है ना, एनो डोमिनी, यानी कि सामान्य वर्ष, ईस्वी। वर्तमान में क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एडी को ईस्वी बोलते हैं, तो वर्तमान में इसको क्या लिखेंगे? 2024 एडी, 2025 एडी, 2026 एडी। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2012 एडी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब होता है बीसी का बिफोर क्राइस्ट, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जल संधि? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूसंधि या स्थल संधि। भूसंधि कह लो या स्थल संधि कह लो, किसको कहोगे? जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती हो, जो दो बड़े जलखंड या जल वाले भाग को जोड़ती हो, तो उसको जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वाले भाग को जल से जोड़ती है, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गई, है ना, महासागर हो गए, तो उनको जल संधि बोलते हैं। जो भूखंड जोड़ते हैं यानी कि जमीन के टुकड़े को जोड़ते हैं, वो भूसंधि या स्थल संधि कहलाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा अपनी मातृभाषा में बोलना, जो कि विविधता को बढ़ावा देगा। कैसे देगा? यहाँ पर समझ लो। विविधता आखिर होती क्या है? विविधता उसे कहते हैं जिसमें लोगों के बीच में समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती हैं। समानताएं भी होनी चाहिए और विभिन्नताएं भी होनी चाहिए, यानी कि समानता प्लस विभिन्नताएं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, जैसे लोगों की भाषाएं हो गई, धर्म हो गए, रीति रिवाज हो गए, त्योहार हो गए, है ना। ये आपके क्या होते हैं? विविधता होते हैं। विविधता को बढ़ावा कौन देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना। यहाँ पर अगला प्रश्न, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? सर्वव्यापी भाषा, है ना, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूगोल यानी कि जो मैप की जो भाषा है, उसको समझने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? रूढ़ चिन्हों को, रेखा चित्रों को, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधित मानचित्रों द्वारा? राइट आंसर यहाँ पर होगा रूढ़ चिन्ह या प्रतीक। जो भूगोल में रूढ़ चिन्ह या जो प्रतीक होते हैं, वो पूरी दुनिया में मान्य हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुएं को भूगोल में इस प्रकार से दर्शाया जाता है, मंदिर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना, मंदिर को भी, गिरजाघर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, मस्जिद को भी दर्शाया जाता है, नदियों को भी दर्शाया जाता है ना। ये सारी चीजें क्या हैं? यही सर्वव्यापी भाषा है मानचित्र में, जिनको रूढ़ चिन्ह के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है पूरे दुनिया में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में, ओडिशा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? कलिंग जो है ना, ये वर्तमान में कहाँ पर है? कलिंग ओडिशा में है। कलिंग कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। भीषण खून खराबा इसी युद्ध में हुआ था, कलिंग के युद्ध में, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा पुरा पाषाण स्थल। पुरा पाषाण स्थल जो है वो कौन सा है? भीमबेटका है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि पुरा पाषाण स्थल है, ठीक है ना, भीमबेटका। इनाम गांव से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनाम गांव में मृतकों को दफनाया जाता था उत्तर की ओर सिर करके। किस ओर?
उत्तर की ओर उनका सिर करके लोगों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, दफनाया जाता था इनाम गांव में। ठीक है ना। इनाम गांव जो है ये है कहां पर? इनाम गांव है पुणे में। कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है इनाम गांव। किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे है। घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा की सहायक नदी है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे इनाम गांव वसा हुआ है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। यहाँ पर मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाने की एक सामान्य प्रथा थी। ठीक है ना। यहाँ पर पता होना चाहिए आपको। हल्लूर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुर्ज होम कहां पर पड़ता है? ये बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। कहां पर? कश्मीर में पड़ता है, जहां पर लोग गर्तों में निवास किया करते थे। राइट आंसर मैंने आपको बताया यहाँ पर भीमबेटका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है ईदगाह, खानकाह, इबादत गाह या दरगाह? तो मकबरा जो होता है उसको बोलते दरगाह। जब सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको दफना दिया जाता है। दफनाने वाली जगह को मकबरे के नाम से जानते हैं, उसको दरगाह भी बोलते हैं। दरगाह अति पूजनीय मानी जाती है, यहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं। इस्लामिक लोग यानी कि मुस्लिम लोग, ठीक है ना, दरगाह को पवित्र स्थल मानते हैं। ठीक है ना। ईदगाह क्या है? ईदगाह एक प्रकार का प्रार्थना स्थल होता है। प्रार्थना स्थल है इस्लामिक लोगों को, है ना। और खानकाह क्या है? खानकाह जहां पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। बैठकों का आयोजन करते थे, यानी कि निवास स्थल को क्या बोलते थे? खानकाह के नाम से जानते थे। बैठकों का जहां आयोजन करते थे, जहां पर ये निवास करते थे। दरगाह यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जिसको मकबरा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है। ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तारे, तारामंडल, ग्रह या खगोलीय पिंड? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रह। ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह, इनके पास ऊष्मा नहीं होता है, ना ही प्रकाश होता है, बल्कि ये तारों की रोशनी से चमकते हैं। किसकी सहायता से चमकते हैं? तारों की रोशनी से चमकते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है जिस पर हम लोग रहते हैं? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। ये किसकी सहायता से चमकती है? तो ये सूर्य की सहायता से चमकती है अपनी पृथ्वी। सूर्य ही इसको ऊष्मा देता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, यानी कि स्टार है। ठीक है ना। और पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह के पास अपना कोई भी प्रकाश, ऊष्मा नहीं होता है, बल्कि ये तारों की सहायता से ही चमकते हैं। अगला यहाँ पर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति व्रत? ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। हर घूर्णन से भी बने हैं, परिक्रमण से भी पूछे गए हैं, कक्षीय समतल से भी पूछे गए, प्रदीप्ति व्रत से ही, इस प्रदीप्ति व्रत से ही 5 से 6 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। ठीक है ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। एक परिक्रमण होने में 365 सही 1/4 दिन का टाइम लगता है, जिसको 1 वर्ष कहते हैं, यानी कि 365 दिन का टाइम लगता है परिक्रमण करने में। घूर्णन क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमती है, वही घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है ना। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात। ठीक है ना। दिन रात किस कारण से होते हैं? एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए दिन और रात, ठीक है ना, दिन और रात, दिन रात किस गति के कारण होते हैं? दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, क्योंकि इसमें 24 घंटे का टाइम लगता है घूर्णन करने में। ठीक है ना। और इसमें लगता है 365 दिन का टाइम। और यहाँ पर परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। याद रखना आप लोग, यहाँ से हर बार पूछा गया है ऋतुओं में परिवर्तन या कारण किस कारण से होता है? तो परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में बदलाव आता है। ऋतुएं होती हैं किस कारण से होती हैं? परिक्रमण के कारण से
जो ऋतुएं होती है ना, मौसम बदलता रहता है, ग्रीष्म ऋतु, कभी सर्दी ऋतु, कभी कोई सी ऋतु, तो ये होती है परिक्रमण गति के कारण। ठीक है ना, इतना मैंने आपको समझा दिया। कक्षीय समतल पर पृथ्वी का कोण कितना है? यहाँ पर होता है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने कक्षीय कक्षीय समतल पर। अक्ष का कोण समतल कक्षीय सतह पर कितना होता है? 66.5 का कोण होता है। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? ऐसा वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, एक तरफ दिन दूसरी तरफ रात, यानी कि दिन को रात से विभाजित करता है, वो प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर परिक्रमण। परिक्रमण के ही कारण ऋतुएं बदलती रहती हैं, ऋतुएं होती हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। छोटा नागपुर जो पठार वाला क्षेत्र है, ये कहां पर में पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। कहां पर? झारखंड में पड़ता है। ठीक है ना, जो कि मुंडा जनजाति क्षेत्र यहीं पर निवास करती है, छोटा नागपुर वाले पठार में। अगला प्रश्न, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में या गुप्त काल में? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल में कर विभिन्न प्रकार से वसूला जाता था, विभिन्न प्रकार से यहाँ पर कर वसूला जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर श्रमिक यानी कि जो मजदूर लोग थे उनसे भी यहाँ पर कर वसूला जाता था। पशुचारक जो पशुचालक थे या पशुपालक थे उन पर भी कर वसूला जाता था। आखेटकों पर भी यहाँ पर कर वसूला जाता था, जो जंगल में फल फूल को इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहकों से भी कर वसूला जाता था, है ना। व्यापारी से भी यहाँ पर कर वसूला जाता था, व्यापारी से भी यहाँ पर कर वसूला जाता था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना, यहाँ पर जिसका जितना मन हो वो यहाँ पर उतना ही दान यानी कि कर दे सकता था। कोई इसमें ये नहीं था कि आपको इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर के समीप बैठना है? बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। उपनिषद, वेद, आरण्यक या पुराण? राइट आंसर यहाँ पर होगा उपनिषद। उपनिषद जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है बैठना, गुरु के पास जाकर के बैठना, जो कि वैदिक काल के दौरान इसका अर्थ हुआ करता था। गुरु के पास में जाकर के बैठना उपनिषद का अर्थ हुआ करता था। आरण्यक का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे वन। ठीक है ना, वन। जो महात्मा लोग हुआ करते थे वो वन में जाया करते थे अपनी तपस्या करने के लिए, उसी के अनुसार आरण्यक नाम भी एक आता है। आरण्यक क्या अर्थ क्या होता है? वन होता है, यानी कि जंगल अर्थ इसका होता है। राइट आंसर पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। राइट आंसर यहाँ पर होगा औपनिवेशीकरण। क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति में बदलाव आता है, औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते होगे ना, आपको एक शब्द मिलता होगा औपनिवेशिक भारत। कैसा शब्द मिलता है? औपनिवेशिक भारत आपको मिलता होगा, है ना। तो औपनिवेशिक भारत क्या है? जब ब्रिटिश लोगों ने भारत को गुलाम बना लिया, यानी कि अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, उन्होंने अपने मन के मुताबिक भारत में शासन किया, भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव लाए, इसलिए उस भारत को औपनिवेशिक भारत भी कहा जाता है। ठीक है ना, औपनिवेशीकरण यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया, अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एशिया। एशिया और अफ्रीका, ठीक है ना, इन दोनों की जनसंख्या 80% यहाँ पर लोग आपके पाए जाते हैं विश्व के। ठीक है ना, 80% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र,
तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्म व ठंडी धाराओं का जहां पर मिलन होता है वहां पर दुनिया का सबसे सर्वोत्तम मछली उत्पादन के रूप में उस स्थान को जाना जाता है, यानी कि मत्स्य प्रचुर मछली उत्पादन के नाम से उसको जानते हैं, जहां पर गर्म धारा मिलती हो और जहां पर ठंडी, इन दोनों धाराओं का मिलन स्थान होता है, वहां पर मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका व पूर्वी तट जापान के आसपास यहाँ पर मछली आपकी अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। दंतुरित तटीय क्षेत्र किस महासागर का है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की तट रेखा कैसी है? दंतुरित है ना। दंतुरित होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय व पतन स्थित हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र? राइट आंसर यहां पर होगा निर्वाचन क्षेत्र। उसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो अपने मतदाता को यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, उसको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं या साझा करती हैं, यह कहलाता है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, समनुक्रम उत्पादन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र उसको बोलते हैं जहां पर बहुत सारी जो औद्योगिक इकाइयां है ना वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, निकट होती हैं, यानी कि पास में होती हैं, तो वो अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, उसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या निर्वाह कृषि? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक जो खेती होती है ये व्यापक स्तर पर की जाती है। कैसी की जाती है? व्यापक स्तर पर यह खेती की जाती है। इसमें आधुनिक जो यंत्र होते हैं, साधन होते हैं, आगतें होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सके। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाणिज्यिक खेती। ठीक है ना, वाणिज्यिक खेती। गहन कृषि उन क्षेत्र में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है ना, जनसंख्या की पूर्ति के लिए गहन कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। कहां पर? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना, इसको झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। निर्वाह कृषि वह खेती होती है जिससे कि परिवार का पेट यानी कि भरण पोषण हो सके परिवार का, ठीक है ना, उस उद्देश्य से की जाती है, तो वो निर्वाह खेती कहलाती है, कृषि कहलाती है। राइट आंसर आपको बताया यहाँ पर वाणिज्यिक खेती। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। अनावृत यानी कि वो कभी भी एक प्रकार से पतझड़ के रूप में नहीं दिखते हैं, उन पर सदा ही पत्तियां बनी रहती हैं। ऐसे कौन से वन हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार या शीतोष्ण पर्णपाती? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं इनकी पत्तियां गिरने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद बनाता है, या राष्ट्रपति बनाता है, या न्यायपालिका बनाता है? राइट आंसर होगा संसद। संसद क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, संसद कानून बनाती है। ठीक है ना, कानून कौन बनाती है? संसद कानून बनाती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से, समानता के अधिकार से,
जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। अनुच्छेद जो 21 है ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। किससे? जीवन के अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? क्षोभ, आयन, समताप या वाह्य? राइट आंसर यहाँ पर होगा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श जो होती है वो होती है समताप मंडल। क्यों होती है? इसमें मौसम वाली कोई घटना घटित नहीं होती है। मौसम की कोई घटना घटित ना हो पाने के कारण एकदम यहाँ का मौसम निर्मुक्त होता है घटनाओं से, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज आपके उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। यहीं पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ओजोन परत भी कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम की सभी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं, आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ यहीं पर होता है। आयन मंडल को ताप मंडल भी बोलते हैं, ताप मंडल भी इसी को बोलते हैं, और इसको वाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं। यहीं पर रेडियो वाली तरंगें जो होती हैं, रेडियो वाली, वो परावर्तित यहीं पर आपकी होती हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अकबर। अकबर ने विश्व शांति का विचार अपनाया था, जिसको क्या बोलते हैं? शांति कुल्हा बोलते हैं। कुल्हा क्या बोलते हैं? सुलह ए शांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुलह ए शांति के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। सुलह शांति का विचार या सर्वत्र शांति का विचार किस शासक ने अपनाया था? अकबर ने इसको अपनाया था, आगे भी इसी ने ही बढ़ाया था। अगला प्रश्न, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्य में जो राज्यपाल होता है उसको नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है उसी प्रकार केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहते हैं, वहीं राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है ना? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? जितना मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ आप लोग उतना ही समझ लो, ज़्यादा आपको यहाँ पर समझने की दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को समझ लोगे तो एग्ज़ाम में आपको एसएसटी सोशल साइंस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो आप उसको ना कर पाओ, है ना? क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपके पिछले वर्ष के ही पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत ऑप्शन में बदलाव होगा या क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंज करेगा, है ना? क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है ना? यानी कि सभी कंसेप्ट क्लियर आपके कर दूंगा। यहाँ पर परंपरागत पूछा जाता है, कभी अपरंपरागत पूछ लिया जाता है ना? परंपरागत अपरंपरागत पूछा जाता है, कभी नवीकरण पूछा जाता है, कभी अनवीकरण पूछा जाता है। क्या है ये सिस्टम? चलिए समझते हैं। परंपरागत का मतलब होता है अनवीकरण, अनवीकरण इसका मतलब होता है, अनवीकरण का मतलब होता है जिनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही प्राप्त कर सकते हैं, उनको अनवीकरण बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पवन ऊर्जा दोबारा उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए पवन ऊर्जा नवीकरण है। सौर ऊर्जा भी नवीकरण है, ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरण है। परंपरागत आपको बताना यानी कि अनवीकरण बताना है, जीवाश्मी ईंधन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हिमोड, छत्रक शिला? क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पर अपरदन आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अपरदन आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। हिमोड क्या है? हिमोड एक ये निक्षेपण है। क्या है? हिमोड निक्षेपण है। किसका निक्षेपण है? हिमनद का निक्षेपण होता है, हिमनद का
निक्षेपण होता है। आपसे अपर्दन पूछा है, अपर्दन और निक्षेपण में अंतर होता है, ठीक है ना। अपर्दन लोयस, लोयस क्या है, ये पवन का क्या है, ये पवन का निक्षेपण है। ये किसका निक्षेपण है, ये तो पवन का निक्षेपण है, ना कि अपर्दन है। छत्रक शिला क्या है, छत्रक शिला पवन के द्वारा बनाई गई एक अपर्दन आकृति है। राइट आंसर यहाँ पर होगा छत्रक शिला, जो कि पवन के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की अपर्दन है। आपको यहाँ पर अपर्दन बताना है, अपर्दन छत्रक शिला हो जाएगा। लोयस भी पवन के द्वारा ही बनाया जाता है, परंतु ये निक्षेपण है, क्या है, ये निक्षेपण आकृति होती है। ये अपर्दन आकृति यहाँ पर हो जाएगी, परंतु ये भी पवन के द्वारा ही बनाई जाती है। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ये नदी के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृति है। हिमोड जो कि निक्षेपण है हिमनद का, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर छत्रक शिला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, होम रूल आंदोलन, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 के करीब में चलाया गया था, जो कि दांडी यात्रा को इसका शुरुआत माना जाता था, जो कि साबरमती नदी से महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। किस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी को ही बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कब चलाया गया था, ये 8 अगस्त 1942 को, है ना। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ठीक है ना। चलिए आपको राइट आंसर मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मानक रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो कथक शैली का जो शास्त्रीय नृत्य है, इसको मान्यता भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही मिली। राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या प्रारंभिक शैल। अगर आपको कहीं मिले परतदार शैल में बदल जाते हैं, तो आप उसका आंसर मारोगे अवसादी शैल में। अवसादी जो शैल होते हैं, ये परतों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, परतों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म होने के कारण ये परतों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस चट्टान या किस शैल में जीवाश्म के अंश या अवशेष पाए जाते हैं, तो अवसादी शैल में परतें व जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर अवसादी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है, मानक देशांतर कितनी है, 82.5 कितनी है, 82.5 पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 82.5 82 वाला यहाँ पर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 82.5 वाला पहला विकल्प। ये यहाँ पर 83 लिखा हुआ ना, इसलिए गलत है। 82 नहीं होता है, 82.5 होता है, ठीक है ना। कितना, इतना है आपके भारत का। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें कहा जाता है संभावित, वास्तविक, बेकार, मूल्यवान। राइट आंसर होगा संभावित। ऐसे संसाधन आपके पाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, उनको संभावित संसाधन बोलते हैं। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा, अवस्था सब कुछ निश्चित हो चुकी है। बेकार तो बिल्कुल ही बेकार हैं। मूल्यवान जिनका आर्थिक मूल्य होता है ना, वो मूल्यवान संसाधन होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संभावित संसाधन। अगला प्रश्न, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का।
यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। मुगल वास्तुकला मिश्रण किसका है? ये जो मिश्रण है इसमें भारत का भी अंश पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये फारसी व भारतीय शैलियों का है। ये यहाँ पर तुर्की तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। अरब व भारतीय शैलियों का होगा। ये फारसी, ये भारतीय शैलियों का होगा। राइट आंसर यहाँ पर होगा फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नमा, नाना फादनीस। राइट आंसर यहाँ पर होगा रानी चन्नमा। रानी चन्नमा जो है ये कित्तूर, जो कि दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश से यहाँ पर उस राज्य से संबंधित एक महिला थी, जो कि इन्होंने ब्रिटिश विरोध के मतलब कि ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए थे। क्या उठा लिए थे? हथियार को इन्होंने उठा लिया था और इन्होंने युद्ध भी किया था और ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीर महिलाओं को यहाँ पर सत सत नमन, क्योंकि इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ब्रिटिशों का यहाँ पर सामना किया था, ठीक है ना। NCERT पुस्तक में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रानी चन्नमा के बारे में, ठीक है ना, जो कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ पर अगला प्रश्न, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी कि इमेज यानी कि फोटो के साथ जोड़ दिया जाता है या जड़ दिया जाता है या खांचे के रूप में उसको दबा दिया जाता है, उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रताड़ित मूर्ति। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा जो होगा वो होगा रूढ़िवाद। रूढ़िवाद जो होता है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाए तो वो रूढ़िवाद धारणाएं बन जाती हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? स्थल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। राइट आंसर होगा पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण से मिलकर के बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ का वातावरण। जैसे हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, मकान हैं, है ना, पहाड़ हैं, तालाब हैं, सब कुछ है। तो यही चारों तरफ का जो वातावरण होता है, आवरण होता है, इसको जो घेरे रहता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेराव। जो चारों तरफ के वातावरण को घेरे रहता है उसी को तो पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट, उसी को ही बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।